नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला हमारा जो टॉपिक है उसकी आज हम क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास में और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है वो वर्णमाला है। इससे पहले वर्णमाला की आपकी क्लासें हो चुकी है। ठीक है, वर्णमाला की इससे पहले आपकी 2 या 3 क्लास हो चुकी है और आज की क्लास में हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं वर्णमाला से रिलेटेड। तो ये वर्णमाला की आपकी ठीक है तीसरी या चौथी क्लास है। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो है आपका वो है अ, दूसरा है उ, तीसरा है ए और चौथा है य। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो स्वरों की यदि हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में आपके टोटल 52 वर्ण होते हैं। उनमें से ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं हम वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में टोटल आपके जो होते हैं 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। स्वरों की यदि हम बात करें तो स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि 13 की बात करें तो 11 स्वर होते हैं और 13 स्वर हम नहीं कह सकते क्योंकि 11 स्वर इसमें से होते हैं और 2 होते हैं आपके अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं आपके? 2। तो हम इनको अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। अयोगवाह होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? तो अम और अह। ठीक है, अम और अह, इस प्रकार आपके 2 होते हैं अयोगवाह। और यदि व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन जो होते हैं आपके वो होते हैं 33 व्यंजन। कितने व्यंजन होते हैं? 33। तो स्वरों की यदि हम बात करें तो 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और यहाँ पर कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, तो 11 स्वरों की यदि हम बात करें तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 11 स्वरों के अंतर्गत जो आपके स्वर आते हैं वो आता है अ, आ, ई, उ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। ठीक है, अम और अह आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अयोगवाह होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आपके 11 जो होते हैं ये होते हैं स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया है अ, उ, ए और य। तो यहाँ पर अ भी जो है आपका वो स्वर है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके अलावा फिर दिया है उ, तो उ भी यहाँ पर आपका स्वर है, यानी कि ये भी सही है। और ए, ठीक है, ए भी यहाँ पर दिया है, यानी कि ए भी आपका स्वर है, ये भी ऑप्शन सही है। यह आपका जो आता है वो व्यंजन के अंतर्गत आता है और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो ये तो सारे स्वर हैं। हमसे प्रश्न क्या पूछा है? कौन स्वर नहीं है। तो प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है। नहीं यहाँ पर पूछा है तो ये सब तो स्वर हैं, तो ये सब हो जाते गलत। यह जो है वो व्यंजन है और वही हमसे पूछा है कि कौन स्वर नहीं है, तो यह आपका जो हो जाएगा व्यंजन, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है वह इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उसी के साथ हम जाएंगे। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं या कितने भेद बताए गए हैं। ऑप्शन की यदि बात करें तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 7। उच्चारण के समय, ठीक है, जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं। तो उच्चारण के स्थान के अनुसार स्वरों के भेद की बात करें या स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे। उच्चारण स्थान के अनुसार जीभ की जो स्थिति रहती है उसके अनुसार आपके 3 भेद होते हैं, ना कि 2, 5 और 7। ठीक है, वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं तो बात करते हैं। ये आपकी जीभ है। ठीक है, जीभ को हम जिह्वा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी जीभ है यानी कि जिह्वा है। तो ये जो हो जाता है आपका वो कौन सा भाग हो जाता है? ये वो हो जाता है आपका अग्र भाग। ठीक है, कौन सा भाग हो जाता है? अग्र भाग। फिर आपका ये जो हो जाता है वो हो जाता है आपका मध्य भाग। कौन सा भाग हो जाता है? मध्य भाग।
और ये आपका हो जाता है पश्च भाग। कौन सा भाग हो जाता है? पश्च भाग। यानी कि आपसे जो प्रश्न पूछा है कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद है, तो स्वरों के 3 भेद है। अग्र भाग में अग्र स्वर, मध्य भाग में मध्य स्वर और पश्च भाग में पश्च स्वर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 के साथ हम जाएंगे। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग या असमान स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका संयुक्त स्वर कहते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर कहते हैं, तीसरा है संधि स्वर कहते हैं और चौथा है मूल स्वर कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें, उत्तर की बात करें तो भिन्न भिन्न या असमान स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं हम, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात करें हम तो यहाँ पर हम लिखते हैं विद्यालय। क्या लिखते हैं? विद्यालय। यदि विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे, ये टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्यालय का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपका विद्याधन आलय। क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय बराबर हो जाता है विद्यालय। तो यहाँ पर आपका विद्या, ठीक है, विद्या के उच्चारण में आ का उच्चारण हो रहा है, यानी कि यहाँ से आपका आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ से आ का उच्चारण हो रहा है और ये दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर का यानी कि आ, बड़े आ का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि विद्यालय को हम पढ़ते हैं तो विद्यालय आ का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है बड़े आ का, तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार हम इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि ये असमान स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले स्वर को क्या कहते हैं ऐसा पूछा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गया। संधि स्वर भी यहाँ नहीं होगा और मूल स्वर भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है आपका संयुक्त स्वर, और वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि भिन्न भिन्न या असमान स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, अगले प्रश्न की यदि बात करें तो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर किसका भेद है? बहुत ही छोटा प्रश्न है, ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना है। स्वर किसका भेद है? ऐसे प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। संधि का भेद है स्वर, समास का भेद है, वर्ण का भेद है या लिंग का भेद है? तो यहाँ पर चारों शब्दों को हम समझेंगे कि संधि क्या होता है, समास क्या होता है, वर्ण क्या होता है और लिंग क्या होता है, और उसके बाद बताएंगे कि स्वर किसका भेद है। ठीक है, तो यदि संधि की हम बात करें तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों का मेल या दो वर्णों के मेल से बने शब्दों को संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए टॉपिक वाइज हम लेके आएंगे इसमें प्रश्न, तब आपको इसको डिटेल्ड बताएंगे। तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब बात करते हैं समास की, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पद के मेल से बने पद। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो पद क्या होता है? तो जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है, यानी कि एक शब्द है, ठीक है, उसका प्रयोग जब वाक्य में हम कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका पद कहलाता है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं और दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब लिंग आता है, तो लिंग आपका होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग जैसे लड़का, ये आपका पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। ठीक है, लड़का का स्त्रीलिंग होगा लड़की। इस प्रकार ये आपके लिंग होते हैं। अब यदि हम बात करें तो एक ही ऑप्शन बचता है वर्ण, और वर्ण स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ण का ही भेद है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, और स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ण का ही भेद है। जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा उसी के साथ हम जाएंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न का रुख करते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
किस शब्द में री स्वर नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका कृपा, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कृष्ण, तीसरा है दृष्टि और चौथा है रिवाज। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा कि किन शब्दों में री स्वर नहीं है ये देखना पड़ेगा यहाँ पर, उसी के द्वारा हम इस प्रश्न का सही आंसर बता पाएंगे। तो इसका वर्ण विच्छेद करके देखना पड़ेगा। तो यदि कृपा का वर्ण विच्छेद करते हैं हम तो क धन री धन प धन आ, इस प्रकार कृपा होगा। कृष्ण का करेंगे तो इसमें री का उच्चारण हो रहा है कृष्ण। दृष्टि का करेंगे तो इसमें भी दृष्टि, ठीक है दृष्टि, तो इसमें री का उच्चारण हो रहा है यानी कि री ऋषि का उच्चारण हो रहा है। और यदि रिवाज का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है रिवाज का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो रिवाज के वर्ण विच्छेद में यदि करके देखेंगे हम तो इसका वर्ण विच्छेद होगा र धन ई, छोटी ई है इसलिए हम छोटी ई यहां पर लेंगे। उसके बाद व धन आ, वा में व धन बड़ा है इसलिए यहां पर वा लिया हम। और ज के उच्चारण में ज, तो ज धन अ, ठीक है ज धन अ, इस प्रकार यहां पर आपका जो इसका वर्ण विच्छेद हो रहा है रिवाज। यदि हम इसका उच्चारण करेंगे तो रिवाज, र धन ई धन व धन आ धन ज धन अ, इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो इसमें ऋषि का कहीं पर भी आपको आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है वर्ण विच्छेद में, यानी कि री स्वर किसमें नहीं है तो आपके रिवाज में री स्वर नहीं है, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों गलत हो जाएंगे क्योंकि किसमें री स्वर नहीं है। इन तीनों में तो री स्वर है, कृष्ण कृपा और दृष्टि, इन तीनों में री का उच्चारण हो रहा है, लेकिन रिवाज में र का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ पर री स्वर नहीं है। और वही हमसे पूछा है, चौथा वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि पहले हमने आपको समझा दिया है पहले वाले प्रश्न में। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? महाप्राण को, अनुसार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को और अल्प प्राण को। ठीक है, तो अयोगवाह किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया है कि स्वरों की संख्या 11 है और अयोगवाह आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह, वो हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो अम और अह, अम और अह ये 2 आपके क्या होते हैं अयोगवाह। पहला तो अम और दूसरा अह, ये 2 आपके होते हैं अयोगवाह। तो यहाँ पर अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, तो महाप्राण को तो अयोगवाह कहेंगे नहीं हम, ना ही संयुक्त व्यंजनों को कहेंगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया है कि 2 भिन्न स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, या 2 भिन्न स्वरों या 2 असमान स्वरों के मेल से जो बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन बच जाता है हमारे पास दूसरा वाला, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि अनुस्वार एवं विसर्ग को, यहाँ पर आपका अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर आपका विसर्ग का प्रयोग हो रहा है अम और अह। ठीक है, तो यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका। ठीक है, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए तथा ए, एड़ी तथा एनक वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं या नासिक्य कहलाते हैं? यानी उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनका स्थान हमको निर्धारित करना है कि ए तथा ए यानी कि एड़ी तथा एनक ये वर्ण क्या कहलाते हैं। तो एड़ी तथा एनक का यदि हम उच्चारण करें, ठीक है, यदि हम उच्चारित करें ए को, ए और ए और ए, ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपका ये ओष्ठ से यानी होठ से उच्चारण हो रहा है, ना ही मूर्धन्य से उच्चारण हो रहा है और ना ही नासिक्य से उच्चारण हो रहा है यानी कि नाक से, नासिक यानी नासिका यानी कि नाक से उच्चारण भी इसका नहीं हो रहा है। एकमात्र ऑप्शन बच जाता है कंठ तालव्य, तो वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका। कैसे होगा? तो ए तथा ए, तो इसमें कंठ यानी कि हमारा जो गला है वो कंठ और तालव्य यानी तालु यानी कि हमारी जीभ, दोनों का उच्चारण हो रहा है इन वर्णों को उच्चारित करने में। ठीक है, इन वर्णों को उच्चारित करने में इन दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो ए तथा ए ये आपके क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती क्या कहलाती है?
ठीक है, प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं कि वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती। हमको प्रश्न 2 बार पढ़ना है और उसमें पूछा क्या, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिख रखा है कि स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती क्या कहलाती है। ऑप्शन पहला आपके सामने स्क्रीन पर है, स्वर, शब्द, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती उन्हें क्या कहते हैं। तो आइए इसका प्रूफ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती, यानी कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेना आवश्यक है, वे क्या कहलाती है। तो यदि हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन हो जाते हैं आपके, कितने हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या जो है वो है 33। यहाँ पर लिख देते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हमने आपको वर्ण विच्छेद अभी करके बताया था, यदि हम विद्यालय का वर्ण विच्छेद करें, ठीक है, यहाँ पर विद्यालय के वर्ण विच्छेद से यानी विद्यालय के उदाहरण से हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं और इस प्रश्न का आंसर देते हैं। विद्यालय का यदि हम वर्ण विच्छेद करें, इसका हमको करना है वर्ण विच्छेद। विच्छेद यानी अलग करना और वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को पृथक करना, अलग करना। तो विद्यालय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका व धन ई, छोटी ई है इसलिए छोटी ई का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। उसके बाद ध्या, तो ध्य धन आ, विद्या। ठीक है, ल तो ल धन अ और य धन अ, इस प्रकार इसमें विद्यालय का उच्चारण हो रहा है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं विद्यालय, आधा द और या का उच्चारण करके भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका विद्यालय। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको इसमें लिखने पर किसकी सहायता लेना पड़ रही है। ठीक है, यानी कि इसका यदि हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो किसकी सहायता लेना पड़ रही है, तो ये वर्ण विच्छेद करने में हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वरों की। यदि दूसरा उदाहरण हम देखें, वर्ण विच्छेद का ही एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं, तो वर्ण विच्छेद का एक और उदाहरण कौन सा हो जाता है आपका, कोई भी शब्द हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया आलय, क्या लिया, आलय, ये आलय आपका शब्द लिया, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आलय का जो वर्ण विच्छेद होगा उसको करके यहाँ पर देखते हैं हम, इसके द्वारा ही इस आंसर का हम पता लगा सकते हैं। तो वर्ण विच्छेद करेंगे आलय का, तो आ धन ल, तो ल में अ का उच्चारण हो रहा है, और य, तो य में भी आपका अ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो आ ल य, आ ल य। तो यहाँ पर हम जब ल को लिखते हैं, ल क्या है आपका व्यंजन, तो व्यंजन को लिखने में ल तो अ का उच्चारण हो रहा है, यानी कि स्वर का सहायता से ही हम व्यंजन को लिख पा रहे हैं। तो वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती, इन्हें स्वरों की सहायता तो आवश्यक है उनको लिखने में और उनके उच्चारण में, वे क्या कहलाती है, तो व्यंजन कहलाती है, ना कि स्वर, शब्द और संयुक्ताक्षर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन होगा, उसी के साथ हम जाएंगे, ना कि पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऐसा है जो अंतस्थ नहीं है। अब यहाँ पर आती है कि अंतस्थ क्या होता है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि घुमड़ कर, यानी कि जो मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु कह दे हम, वो घुमड़ कर बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, य, ह, र और ब। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4, ये हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि य, र, ल और ब। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु या ध्वनि घुमड़कर बाहर निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, य, र, ल, व। अब आपको ऑप्शन देखना है और इसका आंसर लगा देना है। य इसके अंतर्गत आता है, व इसके अंतर्गत आता है और र इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हमसे ह पूछा है, यदि यहाँ पर ल होता तो ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते, लेकिन यहाँ पूछा कि कौन सा नहीं है, तो एक भिन्न ऑप्शन यहाँ पर डाला उन्होंने ह। तो य, र, ल, व में से य, र, व तो यहाँ पर है,
यहाँ पर ह जो है वो अंतस्थ व्यंजन में नहीं आता, क्योंकि 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, और यहाँ पर दिया है ह, तो ये तीनों तो होते हैं, यानी कि ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं है, तो ह नहीं है, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से किस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं वर्णों को? तो 9 प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है हमसे पूछा है, तो शुद्ध विकल्प हमको बताना है स दंत्य है, यानी कि इसके उच्चारण में दांत का प्रयोग हो रहा है, श मूर्धन्य है, श तालव्य है और च कंठ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि कौन सा विकल्प शुद्ध है। ठीक है, तो श मूर्धन्य नहीं है, यानी कि ये विकल्प अशुद्ध हो गया। श तालव्य, तो श तालव्य भी नहीं है, यह भी विकल्प आपका अशुद्ध हो गया। और च कंठ, यानी कंठ का उच्चारण हो रहा है च का बोलने में च, तो ये भी आपका अशुद्ध हो गया। स दंत है, स दंत है, स को बोलने में दांत का उच्चारण हो रहा है, तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो स, इसका सही आंसर आ जाएगा स दंत। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यदि हम स का उच्चारण करें तो स, तो इसमें दांत का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर स आपका दंत हो जाएगा, यही विकल्प आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, ये देखना है। पहला ऑप्शन है, हिंदी में ज का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ है, यानी विसर्ग जो है वो कंठ वर्ण है, और श संयुक्त व्यंजन है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी कि शुद्ध नहीं है? तो हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, यह आपका सही हो जाता है। उसके अलावा 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, इस पर विचार करना पड़ेगा। और विसर्ग कंठ वर्ण है, यह आपका सही हो जाता है। और श संयुक्त व्यंजन है, यह भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो श संयुक्त व्यंजन कैसे है, तो इसको देख लेते हैं हम। श संयुक्त व्यंजन कैसे है इसको देखते हैं। तो श को यदि हम लिखते हैं तो श को किस प्रकार लिखते हैं? क और श, इस प्रकार श का उच्चारण होता है। तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये आपका सही हो गया। ठीक है, हमसे पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो ये आपका सही हो गया। विसर्ग कंठ वर्ण है, ये भी सही हो गया। और हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, ये भी सही हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह आपका अशुद्ध कथन है। ठीक है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, यहाँ पर लिखा है एक साथ हो सकता है, तो यह अशुद्ध होगा, यानी कि तीनों ऑप्शन हो जाते हैं गलत। एकमात्र ऑप्शन बचता है दूसरा, वही इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन, कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यह आपका कथन जो है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। इसका कूट दे रखा है, यानी ऑप्शन दे रखा है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्या होगा वह आपसे पूछा है। आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा है और वही आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि कौन सा सही है निम्नलिखित में से। तो यदि हम बात करें इसके ऑप्शनों की, तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, यह आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, ये भी सही है। ठीक है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है, ये भी सही है। यानी कि कूट के अनुसार देखें तो तीसरा वाला ऑप्शन ये आपका पहला हो जाता है, ये आपका दूसरा हो जाता है और ये आपका हो जाता है तीसरा। तो तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि सी भी हम कह दें, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है,
तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, यानी कि तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है, दांत और जीभ के स्पर्श से या दांत और जीभा के स्पर्श से या दंत और जीभा के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं या दंत कहते हैं? तो दांत और जीभ दोनों के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को ना तो हम मूर्धन्य कहेंगे ना कंठोष्ठ कहेंगे, क्योंकि कंठोष्ठ किसे कहते हैं? कंठ और ओष्ठ यानी होठ से, दंतोष्ठ यानी दांत और होठ से। तो यहाँ पूछा है दांत और जीभ से, तो दंत कहेंगे उन्हें। क्या कहेंगे? दंत। जो चौथा वाला ऑप्शन है वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो दंत कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? च तालव्य महाप्राण है, म ओष्ठ सघोष है, त अल्प प्राण दंत है और ख महाप्राण कंठ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा अशुद्ध है वो क्या होगा ये आपको बताना है कि जो ध्वनियां दे रखी है उनकी निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपसे पूछा है, इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर है इसका जो है पहला वाला ऑप्शन, च तालव्य महाप्राण है। ठीक है, च तालव्य महाप्राण है यह आपका अशुद्ध होगा, जबकि म ओष्ठ सघोष बिल्कुल सही होगा, त अल्प प्राण दंत बिल्कुल सही होगा और ख महाप्राण कंठ बिल्कुल सही होगा। यानी कि इसमें पूछा है अशुद्ध कौन सा है, तो ये तो शुद्ध है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। एकमात्र ऑप्शन बचता है पहला, वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। कौन सा वाला? पहला वाला ऑप्शन कि च तालव्य महाप्राण है। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वित्व ध्वनि? तो द्वित्व ध्वनि, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें दोनों प्रकार के वर्ण एक जैसे हो और आधे वर्ण का प्रयोग हो। जैसे बिल्ली, तो बिल्ली में आधा ल और पूरे ल का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार दिल्ली, तो दिल्ली में आधा ल और पूरे ल का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार कई उदाहरण द्वित्व ध्वनि के हो सकते हैं। संयुक्त ध्वनि हमने आपको बताई है कि श जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो क और श दो प्रकार के व्यंजन इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पर संयुक्त ध्वनि या संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। युग्मक आपका हो नहीं सकता, एकमात्र ऑप्शन बचता है संपृक्त। और उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संपृक्त ध्वनि इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, एकमात्र जो पहला वाला ऑप्शन बचता है वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श वर्ण, श वर्ण केवल हिंदी शब्दों में आता है, केवल अवधि शब्दों में आता है, केवल संकर शब्दों में आता है और केवल संस्कृत शब्दों में आता है। 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि श वर्ण किन शब्दों में आता है। हिंदी, अवधि, संकर और संस्कृत, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा श वर्ण, तो केवल हिंदी शब्दों में आता है, यह आपका गलत हो जाएगा। केवल अवधि शब्दों में आता है, यह भी गलत हो जाएगा। और केवल संकर शब्दों में आता है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। केवल संस्कृत शब्दों में श वर्ण का उच्चारण होता है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, दूसरा और पहला तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। चौथा वाला एकमात्र ऑप्शन बचेगा, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, मूर्धा, दंत, नासिका, दंत और नासिका। तो न वर्ण का यदि उच्चारण करें हम, तो न का उच्चारण दंत से भी होता है और नासिका से भी होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर भी चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही होगा, ना कि पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य
का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से और मूर्धा से। तो च, छ, ज, झ, य का आपका न मतलब नासिका से उच्चारण हो रहा है। तो च, छ, ज, झ, य का तक जो उच्चारण हो रहा है वो आपका तालु से यानी कि जिह्वा से हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ना कि पहला, दूसरा और चौथा। ये तीनों गलत हो जाएंगे, एकमात्र ऑप्शन तीसरा है वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? वर्ग की बात करें तो कौन कौन सा, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ पर आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा वर्ण कौन सा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दूसरा वर्ण यानी कि ख और चौथा वर्ण यानी कि घ, ये आपका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ये पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार अगली पंक्ति की बात करें तो च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तो च, छ, ज, झ, य, तो उसमें दूसरा कौन सा आता है? च, छ, फिर ज, झ। तो छ और ज, झ, छ और झ जो हो जाएंगे आपके वो महाप्राण हो जाएंगे। इस प्रकार ये वर्ग होता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी ही हमने देखा था, च, छ, ज, झ और ये आपके कौन से होते हैं? तालु से इनका उच्चारण होता है। तो च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो तालु। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यानी कि चौथा वाला ऑप्शन, ना कि तीसरा, दूसरा और पहला। तो चौथे वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये थे आपके आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न वर्णमाला से संबंधित। अगले कुछ और प्रश्न जो बचे हुए हैं वो अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन। साथ ही हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ये आपके MP टेट की जो परीक्षा आने वाली उसके लिए, उसके अलावा आपके पटवारी के लिए, वन रक्षक के लिए यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए और MPSI की जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है क्योंकि सभी में हिंदी आती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे इस सीरीज में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।